हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 मार्च 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चेनाब रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आंध्रा स्टेट को लेकर के है। हाईकोर्ट ने डील करने को कहा है कि जो आपने जिस एरिया को, अमरावती को पहले आपने एज ए कैपिटल डेजिग्नेशन दिया था, अब वहीं पर आप अपनी कैपिटल अमरावती को ही अपनी कैपिटल के रूप में डेवलप कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर के। यहाँ पर मैप के थ्रू शो कर रखा है कि कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम देखें तो मेडिकल स्टूडेंट ट्रैप हुए हुए हैं, जिसमें सुमी रीजन है, क्वी रीजन है, इसके अलावा खार्किव जो रीजन है वहाँ पर। तो इन एरिया को लेकर के हमारे इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कशन हुआ और रशियन जो आर्मी है उसकी हेल्प लेने की इंडिया कोशिश कर रहा है, ताकि उनकी हेल्प के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को वहाँ से इवैक्यूएशन उनका करवाया जा सके। अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो मिस्टर पुतिन ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि जो यूक्रेन जो कंट्री है वो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर ट्रैप कर रखा है और उनको बंधक एक तरीके से बना रखा है। लेकिन इंडिया ने अपनी तरफ से इस स्टेटमेंट को ये बोला है कि हमें इस तरीके की कोई पर्सनल, अगर हम बेसिक लेवल पर देखें तो इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है हालांकि। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन, एक तरफ वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ जो क्वेड ग्रुप है उसकी वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हुई है। स्पेसिफिक प्रेजेंट टाइम में ये फोकस किया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट गिर सकता है और किस तरीके से हम इंडो पैसिफिक रीजन को और ज़्यादा सिक्योर और मैरीटाइम जो भी वहाँ पर एक तरीके से सेफ्टी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए हम कैसे वर्क कर सकते हैं। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में क्वेड ग्रुप की वर्चुअल मीटिंग स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, यूएस की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया यूएस से कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इससे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों ही जगह पर एब्सटेन किया है, जो रिजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई है रशिया को काउंटर करने के लिए। तो इसको लेकर के यूएस से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यूएस जो है वो इंडिया के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सैंक्शंस लगाएगा काट्सा एक्ट के अंदर, क्योंकि रशिया के साथ में इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस है और कुछ टाइम में S-400 डिफेंस सिस्टम भी हम अपने यहाँ पर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको लेकर के अभी यूएस की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन, अगर हम सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर कोई क्लियर विजन सामने नहीं आया है जिसमें क्लियरली ये बोला गया हो कि हाँ इस तरीके के हम सैंक्शंस लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो है वो यूएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्टनर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप वाला रोल प्ले करता है। स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूएस कंट्री के लिए इंडिया। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो उसमें एक्सप्लेन पेज पर जो आर्टिकल है वहाँ पर रशिया और यूक्रेन वॉर से रिलेटेड ही है। उसमें एक तो है कि स्विट्ज़रलैंड जो कंट्री है उसका क्या स्टैंड रहा है और वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ओवरऑल क्या क्या इम्पैक्ट देखने को भी मिल सकता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 8 पर ये जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने जब से रिजेक्ट कर दिया कि महाराष्ट्र जो अपने यहाँ पर जो भी लोकल पोल्स होने वाले थे, लोकल बॉडीज़ के जो पोल्स होने वाले थे उसमें उन्होंने 27% ओबीसी कोटा डिसाइड किया था कि कुछ सीट्स के लिए हम ओबीसी सीट जो है वो रिज़र्व करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद में यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और इसके अलावा जो भी यहाँ की अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि जो 27% का जो रिजर्वेशन डिसाइड किया गया था वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पर कोई भी लोकल पोल्स कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इसलिए भी न्यूज़ में है
कि वहाँ पर बजट सेशन स्टार्ट हुआ। वहाँ के जो गवर्नर है मिस्टर कोश्यारी, उन्होंने वहाँ पर स्पीच देना स्टार्ट कर दिया और फिर 1-2 मिनट के बाद में ही अपने स्पीच को बंद किया और वहाँ से चले गई। और जो प्रोसीजर होता है कि जैसे ही गवर्नर का स्पीच, आप सभी को पता है कि गवर्नर के पास में और प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि जब भी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट का ईयर का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो, या फिर अगर हम बात करें कि जनरल इलेक्शन के बाद में कोई भी सेशन, जो पहला सेशन होता है, उसको जो हमारे प्रेसिडेंट और स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ पर स्पीच देते हैं। उसके बाद में जो हमारा राष्ट्रगान जो है वो वहाँ पर एक तरीके से प्रोसीजर होता है उसका कि वो बजता है और इस तरीके से उनका जो स्पीच है वो कंक्लूड होता है। लेकिन उन्होंने अपना स्पीच कंप्लीट नहीं किया और उससे पहले ही वो इस स्पीच को छोड़ करके गई। तो इसको लेकर के भी एक तरीके से जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही बात रखी है कि हम प्रेसिडेंट से इस चीज़ को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि जो एक प्रोसीजर है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में बताया गया है कि इस तरीके का स्पीच होना चाहिए, हो सकता है इस तरीके का स्पीच, और उन्होंने एक तरीके से वायलेशन किया है अपनी पोस्ट का। इसको लेकर के वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से डिस्कशन करेंगे कि इस तरीके से जो गवर्नर की पोस्ट है वो गवर्नर जो है उनको इस तरीके से वर्क नहीं करना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी क्लैश देखने को मिला है अलग अलग स्टेट में। तो गवर्नर की जो पोस्ट है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे रिलेटेड हर फैक्ट्स, हर आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कम्प्लीटली फोकस है कि किस तरीके से हमारे जो लोग हैं उनको हम वापस लेकर के आ रहे हैं। ओके, देखो, सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई कि वैसे तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के वायरल हो रहे हैं जिसमें जुडिशरी को इंटरवीन करने की बात की जा रही है। तो एनवी रमन्ना हमारे सीजीआई ने क्वेश्चन किया कि भाई क्या करें, हम रशिया के प्रेसिडेंट को बोलें क्या कॉल करके कि भाई अटैक मत करो, हम क्या कर सकते हैं? हम गवर्नमेंट को आदेश दे सकते हैं। गवर्नमेंट से डिस्कशन किया गया, एजी से उन्होंने पूछा अटर्नी जनरल से, तो अटर्नी जनरल बोल दिया गवर्नमेंट तो अपना वर्क कर रही है, ऑपरेशन गंगा हमने लॉन्च कर रखा है। हमारे मिनिस्टर्स वहाँ की जो रीजनल कंट्रीज है वहाँ की विजिट पर गए हुए हैं और लोगों को इवैक्यूएशन जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का पिटीशन डाली गई और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये रिजल्ट रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कम्प्लीटली ये है कि अभी तो देखो एक न्यूक्लियर वेपन अटैक की थ्रेट दी गई, एक तरीके से इनडायरेक्टली बोला गया रशिया के द्वारा, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है कि हम अटैक हो सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा उसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाएगा। और न्यूक्लियर वेपन्स का अगर यूज़ होता है तो डिग्रेडेशन जो है, एक तरीके से जो परेशानियां जो है, ट्रबल जो हैं वो काफ़ी लेवल पर इंक्रीज़ होंगी, काफ़ी लेवल पर इन चीज़ों का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर क्रूड के ऊपर क्या प्रेशर है उसका भी, ये जो रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो एक्सप्लेन पेज है वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से बता रखा है। यहाँ पर बता रखा है कि ओनली फ्यूल के रूप में हम क्यों ना कि कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट यूज़ करें ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके से सॉल्व हो सकें। तो यहाँ पर एक्सप्लेन पेज पर हम देख लेते हैं। उससे पहले ये जो वर्ल्ड पेज है वहाँ पर सेम उसी इशू के बारे में बता रखा है, हर कंट्री अपनी तरफ से क्या कोशिश कर रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने रशिया और बेलारूस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्टॉप कर दिया है। वहाँ पर जो मनी इन्वेस्ट किया जा रहा था उनके ऊपर रोक लगा दी है, एक तरीके से उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं रशिया को समझाने के लिए कि ये जो अटैक किया जा रहा है वो ना किए जाएं। और अगर हम देखें तो और भी यहाँ पर अदर कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी तरफ से इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सप्लेन प्लीज़। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है इसको हम अच्छे समझते हैं कि वॉर इम्पैक्ट बियॉन्ड ऑयल, कि ऑयल सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि क्रूड ऑयल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि ना सिर्फ क्रूड ऑयल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक जाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल के नेम दे रखे हैं जैसे कि ब्रेंट क्रूड, कोल, व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन, स्किम मिल्क पाउडर, कॉटन, क्रूड पाम ऑयल, शुगर, यूरिया, एमओपी, डीएपी, फॉस्फोरिक एसिड। इनके देखो 1 साल पहले के प्राइस यहाँ पर शो कर रखे हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 महीने पहले की प्राइस है, ये 1 साल पहले की है और ये 2 मार्च की है। तो इनमें आप जब कंपैरिजन करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना यहाँ पर चेंजेस आ चुका है। सबसे पहले इस आर्टिकल में बोला गया है कि देखो रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन के ऊपर, उससे
सेम उस तरीके से जैसे इराक में और लीबिया में इस तरीके का इन्वेजन हुआ था और फिर वहाँ पर सैंक्शंस देखने को मिले थे ईरान के खिलाफ में, ये उसकी तरह नहीं है। मतलब इसका सिर्फ ऐसा नहीं है कि एनर्जी प्राइजेस के ऊपर ही इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो इफ़ेक्ट है वो, क्योंकि ब्लैक सी और अजोव सी में भी कुछ शिपिंग जो डिसरप्शन है उसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रशिया के जो बैंक हैं उनके ऊपर भी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसकी वजह से एग्री कमोडिटीज़ जो मार्केट्स हैं वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। अब ये जो रीजन है जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि रशिया सिर्फ वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर नहीं है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है यूएस, सेकंड पर आता है सऊदी अरेबिया। रशिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट नेचुरल गैस यूएस के बाद में प्रोड्यूसर भी है। इसके अलावा थर्ड नंबर पर आता है कोल के एक्सपोर्टर में, जिसमें फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया और सेकंड पे इंडोनेशिया। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है। US Department of Agriculture in its most report on February 9 estimated the country's shipment for 2021-22 at 35 million ton, next only to the 37.5 million of the whole of European Union। मतलब इतने वीट का वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है कि सिर्फ रशिया इतना प्रोडक्शन कर रहा है और रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है। कहानी यहाँ पर इससे भी ज़्यादा ये आती है कि अगर हम वीट एक्सपोर्ट की बात करें तो फोर्थ पोजीशन पे आता है EU, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में यूक्रेन। ओके, यूक्रेन जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉर्न का और मेज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें यूक्रेन और रशिया जो हैं वो टू एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मतलब सनफ्लावर ऑयल का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब कहानी यहीं भी नहीं ख़त्म हो जाती कि सिर्फ यहाँ पर जो इफ़ दैट वो वरंट ऑल रशिया एंड इट्स नेक्स्ट और अलाई बेलारूस और रशिया जो है उसकी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के नंबर 1, 2 और 3rd प्रोड्यूसर है पोटास के और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की। ठीक है, यहाँ पर बात करें मतलब कनाडा के बाद में ये दोनों आते हैं, रशिया और बेलारूस। तो ये जो वॉर हो रही है इसमें हम देख रहे हैं कि बेलारूस का भी इन्फ्लुएंस रशिया की तरफ देखने को मिल रहा है और यूक्रेन के ऊपर तो अटैक ही हो रहा है। मतलब तीनों कंट्री से जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब आपको सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये सुन करके कि रशिया जो वॉर कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, अगर वो एक टाइम तक नहीं रुका तो ना सिर्फ क्रूड ऑयल के जो प्राइजेज़ है वो बढ़ेंगे, जो इंटरनेशनल कोल प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी हाई लेवल पर जाएंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं उनको शटिंग डाउन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से वीट, कॉर्न, इन सभी के जो प्राइजेज़ हैं वो काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर जाने वाले हैं। 2008-2012 से अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर ये प्राइजेज़ जाने वाले हैं। अब इन सब का इंडिया के लिए क्या इफ़ेक्ट होगा? इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो देखो, वीट का इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है। अब वहाँ से वीट का एक्सपोर्ट होना बंद होगा तो इंडिया में यहाँ पर बताया जा रहा है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश और गुजरात से जो वीट हम भेज रहे हैं उसको डेली जो रेल वैगन्स हैं, ट्रक्स हैं, उनको कांडला पोर्ट के पास में वेयर हाउसेज में स्टोर किया जा रहा है। और अभी प्रेजेंट टाइम में रेट चल रही है 2400 से 2450 पर क्विंटल, जो पहले लगभग 15 दिन पहले ही 2100 तक इसकी प्राइस थी। और अगर हम MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो 2015 ही है पर क्विंटल। ये चीज़ें हमें शो कर रही हैं कि धीरे धीरे जो एक्सपोर्ट है उसकी टेंडेंसी बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ से जब एक्सपोर्ट बंद होगा तो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी और इसकी वजह से इन सब के प्राइस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि कोविड के टाइम में हमने बहुत सारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट ने फ्री ग्रेन्स देने की कोशिश की। अभी इस महीने के लास्ट में ये जो फ्री ग्रेन्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, ये जो पॉलिसी है वो ख़त्म कर दी जाएगी। तो इंडिया को इस तरीके से एक्सपोर्ट करना है कि अपने जो बेसिक प्रोडक्शन है, अपने जो बेसिक कंजम्पशन है उसका भी ध्यान रखना है और जो एक्सपोर्ट है उसका भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बता रखा है, या देखिए अब देखो, जो ऑयल के अलावा जो अदर ऑयल है उनके ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यूक्रेन क्राइसिस जो है तो वेजिटेबल ऑयल और जो ऑयल सीड्स हैं उनके प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें
तो सोयाबीन की यहाँ पर बात की गई है। पाम ऑयल जिसको मलेशिया से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, वहाँ पर कुछ इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये जो अदर ऑयल है इनके ऊपर डिपेंडेंसी है। अब इन सभी ऑयल की जब डिपेंडेंसी खत्म हो रही है तो एक तरीके से इसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा मस्टर्ड ऑयल के ऊपर, जो राजस्थान और यूपी में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन उसका होता है। तो इनके जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक होने वाला है। यहाँ पर मस्टर्ड प्राइजेज़ जो हैं वो 6500 प्लस पर क्विंटल हो गई है, जिसके पहले अगर हम प्राइजेज़ देखें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी वो 5050 है। ये चीज़ें शो कर रही हैं कि जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि हम बायोडीज़ल या फिर अगर हम देखें तो बायो फ्यूल्स की तरफ भी हमारा इन्फ्लुएंस है, तो इन सभी चीज़ों की वजह से उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो ये बता रखा है कि जो ब्लैक सी है उसको अगर बंद किया जाता है तो रशिया की जो एक्सपोर्ट किया जाता है रशिया से उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जो यूक्रेन से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बेलारूस से जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उन सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ना सिर्फ हमारे जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बल्कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइजेज ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डाईअमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्सेस, इन सभी की बात करें, इनके रॉ मटेरियल देख लो, चाहे इनके इंटरमीडिएट्स को आप देख लो, ये सब कुछ जो अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो पास्ट 1 मंथ में इनकी जो प्राइजेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो चुकी हैं। क्रूड और गैस प्राइजेस जो है वो उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिल रहा है। चाइना जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ यूरिया है और सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डीएपी है आफ्टर सऊदी अरेबिया। तो इसकी वजह से इंडिया को, अगर इंडिया एक्सपोर्ट करके वीट को, ग्रेन्स को, मस्टर्ड को, इसमें अगर कुछ प्रॉफिट ले रहा है तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री के लिए इंडिया को इंपोर्ट करना होगा तो इंडिया को डबल पे वहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये जो अटैक है, इससे ये जो वॉर है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम दोबारा से, कोविड की वजह से हमने बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, अब दोबारा से इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा हाइक देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड कंट्री के बारे में बताया रखा है इस आर्टिकल में। देखो ये बता रखा है कि स्विट्ज़रलैंड जो हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, काफ़ी लगभग 200 साल पुराने उसकी हिस्ट्री रही है कि वो न्यूट्रल रहा है। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ना तो हम किसी से वॉर करेंगे, ना हम इन जो ये पछड़े हैं इनमें पड़ेंगे, ना मीडिएशन का रोल प्ले करते हैं वो ज़्यादातर। बिल्कुल उन्होंने अपने आप को मिलिट्री फ्री डिसाइड कर रखा है, ना कोई वेपन्स अपने आप को यहाँ डेवलप करना, शांति से जीवन गुजारना। और यही कारण है कि यूएन के और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर्स हैं वो स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा में डिपेंड करते हैं। ये आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर अभी ये जो अटैक हुआ है, ये जो वॉर हुआ है, इसको लेकर के स्विट्ज़रलैंड ने अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको छोड़ा है, और ईयू जो रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहा है रशिया के ऊपर, उनके साथ देने की बात कर रहा है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो स्विट्ज़रलैंड अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इससे पहले हमने ये देखा कि जो हमारा वेस्ट एशिया है वहाँ पर काफ़ी इस तरीके के अटैक हुए थे। तो स्विट्ज़रलैंड को इस तरीके की जो अपनी न्यूट्रलिटी है उसको उस टाइम छोड़ना चाहिए था, जिससे वो इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी कम होते और वो जो इश्यूज हैं वो काफ़ी कम हो जाते। ओके, तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था, जिसमें कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।